क्या आप जानते हैं आज के समय में कोई भी रिश्ता क्राइम से बच नहीं पाया है और ऊपर से ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं जिससे खून का रिश्ता हो उस पर भी भरोसा ना करें। आज की कहानी ऐसी घटना के बारे में है जब आम लोगों के साथ साथ खुद पुलिस तक भी सहम गई थी। आखिर कातिल कौन था और कत्ल क्यों किया गया, ये भी खुद इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकती थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं स्नेहांशु शर्मा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट से। इसी के अंतर्गत कोन्नगर नामक शहर पड़ता है। यही है आदर्श नगर नामक एक लोकेलिटी। बात 2024 के फरवरी महीने की है। इसी लोकेलिटी के एक घर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, शर्मा फैमिली। इसमें थे पिता पंकज शर्मा, माँ शांता शर्मा और इनका इकलौता बेटा या इकलौती औलाद स्नेहांशु शर्मा। स्नेहांशु केवल 10 साल का था और 4th क्लास में पढ़ता था। इसके पिता पंकज कोलकाता की किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे। वहीं माँ शांता भी घर से कुछ दूर एक कॉस्मेटिक की दुकान पर हेल्पर थीं। रोज सुबह पिता 9 बजे ड्यूटी पर चले जाते, फिर शाम को 6 से 7 बजे के आसपास लौटते थे। वहीं माँ भी सुबह में दुकान चली जाती और फिर शाम के 7 से 8 बजे के आसपास लौटती थीं। बच्चा भी स्कूल जाता था, मगर दोपहर में स्कूल से घर आने के बाद स्नेहांशु घर पर अकेले ही रहता। ये कभी आस पड़ोस में खेलने के लिए चले जाता था तो कभी घर पर ही टीवी देखता था। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके पड़ोस में स्नेहांशु की एक कज़न भी रहती थी। इनका रूटीन था कि स्कूल और ट्यूशन वगैरह की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये स्नेहांशु को खेलने के लिए बुलाने जाती थीं उसके घर पर। फिर ये लोग साथ में खेलते कूदते थे। सब कुछ नॉर्मल था, जैसा कि आम घरों में होता है। अब तारीख आई फरवरी 2024, फ्राइडे का दिन था। शाम के 4 बजे के आसपास स्नेहांशु की कज़न स्नेहांशु के घर पर जाती है ताकि उसको खेलने के लिए बुला सकें। ये भी छोटी थी, अपने भाई की उम्र के आसपास रही होंगी। जब ये घर के अंदर आई तो एक कमरे में बहुत तेज वॉल्यूम पर टीवी ऑन था। कज़न को लगा कि स्नेहांशु टीवी देख रहा होगा। अब ये उस कमरे में गई। जैसे ही इन्होंने भिड़काया हुआ कमरे का दरवाजा खोला, इनकी चीखें निकल जाती हैं। फौरन ये बदहवाश होकर घर से बाहर आई और चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। कज़न ने इनसे कहा कि एक बार चलकर स्नेहांशु को देखिए। अब पड़ोसियों को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कज़न भी बहुत डरी हुई थी। इसके बाद कुछ आस पड़ोस के लोग घर के अंदर जाते हैं, उस टीवी चल रहे कमरे में गए। इन लोगों का भी सामने का दृश्य देखकर हालत खराब हो गया। सामने वो बच्चा स्नेहांशु रक्त में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। हर तरफ रक्त बिखरे हुए थे। फौरन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। ये जगह उत्तरपाड़ा के पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गई। ये लोग भी कमरे का दृश्य देखकर सहम गए। पड़ोसियों ने स्नेहांशु के माता पिता को भी कॉल करके उनको घर पर बुलाया। उधर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये पड़ोसी कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हैं, घर क्यों बुला रहे हैं। परेशान हालत में सबसे पहले माँ शांता आई। कुछ देर के बाद पिता पंकज भी आ गए। इन्हें पता चला कि इनके बेटे का कत्ल हो चुका है। कमरे की हालत को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। उस बच्चे के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, कट के निशान थे। सर से भी रक्त प्रवाहित हो रहा था। वहीं जमीन पे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति पड़ी हुई थी। लगा कि इससे ही सर पर मारा गया होगा। वहीं टेबल भी रखा हुआ था। टेबल के कोने पे भी रक्त के निशान थे, यानी स्नेहांशु को टेबल पे भी मारा गया होगा। इसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं। वहीं स्पॉट पर सब्जी काटने वाला चाकू भी पड़ा हुआ था। लगा कि इससे ही नस काटे गए होंगे। ये चाकू जब फॉरेंसिक टीम ने अपने हाथ में उठाया तो देखा कि ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, यानी कातिल ने इस बच्चे पे इस तरह पूरी जान लगाकर वार किया कि चाकू ही बेंड हो गया था। मतलब बहुत बुरी तरीके से स्नेहांशु का कत्ल किया गया था। माँ अपने बच्चे को पकड़कर रो रही थी, बिलख रही थी। पिता के भी आंखों में आंसू थे। ये इनकी इकलौती औलाद थी, इकलौता बेटा था। इलाके के लोग भी इस घटना को सुनकर सन्न रह गए। अब पुलिस ने केस दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। चंदेर नगर कमिश्नरेट ने एक टीम बनाया जो कि इस केस की जांच करने वाली थी। सबसे पहले तो बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद पुलिस ने माँ बाप से पूछताछ की, मगर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं था। ऊपर से ये बात करने की हालत में भी नहीं लग रहे थे। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पिता भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कज़न ने सबसे पहले स्नेहांशु के शव को 4 बजे के आसपास देखा था, यानी कत्ल 4 बजे से पहले हुआ होगा। इस वक्त दोनों ही माता पिता अपने घर पर नहीं थे, अपने अपने काम पर गए हुए थे। अब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। शायद इन लोगों ने किसी को आते जाते देखा हो। लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा था कि ऐसे कैसे कोई आके घर में घुसकर कत्ल करके चला जाएगा। ये लोग जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने की मांग कर रहे थे। नारेबाजी शुरू हो गई। यहाँ पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड वगैरह भी आते हैं। जिस तरह से एक 10 साल के बच्चे को ऐसे मारा गया,
जरूर कातिल की इससे बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी या फिर परिवार की कोई दुश्मनी हो। यही सब सोचकर पुलिस ने मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद स्नेहांशु के माता पिता से बात किया। जहां तक इनको याद है, इनका हाल के दिनों में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई और ऐसी चीज हुई जिससे इनके परिवार को खतरा पहुंचे। उधर पड़ोसियों ने भी किसी को आते जाते नहीं देखा था। पुलिस से बातचीत करते करते पिता को याद आया कि कुछ दिन पहले स्नेहांशु का उसके स्कूल में किसी बच्चे के साथ लड़ाई हुआ था। इन्होंने उस बच्चे के माता पिता से कंप्लेन भी की। पुलिस को यह सुनते ही लगा कि जरूर इसमें उस बच्चे और उसके परिवार का हाथ होगा। अब एक टीम उसके घर पर भेजी गई। वहां पे पूछताछ हुआ। पता चला कि झगड़ा तो हुआ था, मगर ऐसा भी नहीं था कि 10 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दें। जैसे आमतौर पर बच्चों में झगड़े होते हैं वैसा ही था बिल्कुल। पुलिस ने हर तरह से उस लड़ाई करने वाले सीनियर बच्चे और उसके माता पिता को इंटरोगेट किया, मगर ऐसा नहीं लगा कि ये लोग कत्ल के पीछे होंगे। घटना के दौरान इस परिवार में से कोई भी स्नेहांशु के घर के आसपास नहीं देखा गया था। ये वाला सुराग भी फेल हो गया। अब पुलिस एक बार फिर से क्राइम सीन को एग्जामिन करती है। पूरे घर की छानबीन हुई। यहाँ पुलिस ने ध्यान दिया कि जो भी चीजें कत्ल में इस्तेमाल हो सकती थीं, केवल वही चीजें इधर उधर बिखरी हुई थीं, जमीन पर पड़ी हुई थीं। बाकी जो घर के सामान थे वो अपनी अपनी जगह पर थे। पुलिस ने घर में एंट्री करने वाले सभी दरवाजों, खिड़कियों वगैरह को चेक किया। सब कुछ सही सलामत थे। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि कोई जबरदस्ती घर के अंदर आने की कोशिश की होगी। स्नेहांशु की मां शांता ने घर में रखे हुए पैसे वगैरह सब कुछ चेक किए, गहने चेक किए। ये सब कुछ घर में अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। अगर कातिल लूटपाट करने के इरादे से आया होता तो उसको गहने और पैसे आसानी से मिल जाते यहाँ पर। वो उन्हें लेकर जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इससे पुलिस ने सोचा कि उसका बस एक ही मोटिव रहा होगा, स्नेहांशु को खत्म करना। घर में फोर्सफुल एंट्री के सबूत ना मिलने की वजह से लगा कि वो कातिल इस घर के बारे में अच्छे से जानता होगा। कब स्नेहांशु के माता पिता घर पर रहते हैं, कब बाहर रहते हैं, कब बच्चा घर पर अकेले होता है। वैसे ये बच्चा दरवाजा अंदर से बंद कर कर रहता था। इसको इतनी तो समझ थी कि अगर कोई बाहरी इंसान यहाँ पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना है, मगर उसने इस बार दरवाजा खोला था। इसका मतलब कि कातिल बच्चे का जानने वाला होगा। वहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि घर पर एक पालतू कुत्ता भी है। कुत्ते का नाम था शैडो। शैडो को ये लोग हमेशा बांध कर रखते थे। इसकी एक खासियत थी, अब खासियत कहें या बुरी आदत, जब ये किसी अनजान आदमी को देखता तो उस पर भौंकने लगता, काटने के लिए दौड़ पड़ता। अनजान लोगों के सामने ये थोड़ा एग्रेसिव रहता था। वहीं जब इसका कोई जानने वाला होता तो उसके सामने प्यार से पेश आता। अब चूंकि घर के सामने रोड था जहां से काफी लोग गुजरते थे, इसलिए शैडो को बांध कर रखा जाता था ताकि किसी को काट ना ले। इस कुत्ते के सामने आते ही पुलिस ने एक बार फिर से आस पड़ोस के लोगों से बात की। कत्ल वाले दिन स्नेहांशु अपने टाइम से स्कूल गया था और टाइम से 2 बजे के आसपास घर आया। 4 बजे तो कजन इसके घर पर गई खेलने बुलाने के लिए। इसी 2 से 4 बजे के बीच बच्चे के साथ वो अनहोनी हुई होगी। पुलिस ने इसके अनुसार पड़ोसियों से पूछना शुरू किया कि क्या आप लोगों ने इस कुत्ते शैडो के भौंकने की आवाज़ सुनी थी। आमतौर पर जब भी ये कुत्ता भौंकता तो पड़ोसी आराम से सुन लेते थे, क्योंकि इनका घर बहुत करीब करीब में था, सटा हुआ था। तो जब भी कुत्ता भौंकता तो पड़ोसी पूछ लेते थे आवाज़ देकर कि शैडो भौंक क्यों रहा है। इनको पता था कि बच्चा घर पर अकेले रहता है, इसलिए कभी कभार ये भौंकने की आवाज़ सुनने के बाद जाकर देख लेते थे। मगर कत्ल वाले दिन इस कुत्ते ने नहीं भौंका था। ये बहुत अजीब चीज़ थी। यहीं से पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सुराग आता है कि घर के अंदर जो भी आया होगा उसे कुत्ता जानता होगा, इसीलिए नहीं भौंका। और पड़ोसियों ने भी घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी, बस केवल हाई वॉल्यूम में टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ से लगा कि बच्चा स्कूल से आने के बाद टीवी देख रहा होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। स्नेहांशु के माता पिता, आस पड़ोस के लोग, घर वालों से जिनका करीबी रिश्ता था, जो घर पर अक्सर आते जाते थे, पुलिस ने एक एक करके सबका फ़ोन नंबर नोट किया। अब इन सभी की मोबाइल टावर लोकेशन निकाली जाती है। कत्ल की टाइमिंग के अनुसार इनके लोकेशन चेक किए गए, देखे गए, पर इनमें से किसी एक इंसान की लोकेशन भी स्नेहांशु के घर के आसपास नहीं दिखी। अभी तक घटना को 2 से 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी, कोई लीड या सुराग नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घर वालों का वहां रो रो कर बुरा हाल था, लोगों में गुस्सा फूट रहा था। बड़े ऑफिसर्स का भी प्रेशर था कि केस जल्दी सॉल्व करो। इन्वेस्टिगेटिंग टीम हर तरफ से फंसी हुई थी। इसी में ही अचानक पुलिस को एक आदमी ने कॉल किया। इनका नाम था अच्छेलाल यादव। ये कन्हैपुर पंचायत के एक्स प्रधान थे। कन्हैपुर कोन नगर से बस 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छेलाल का घर शर्मा फैमिली के घर के करीब में था और ये उस फैमिली को बहुत अच्छे से जानते भी थे। पड़ोसी के तौर पर ठीक रिलेशन भी था। तो इन्होंने पुलिस को कॉल किया और बताया कि इनका घर एक ऐसे रोड पे है जहाँ से मेन रोड पड़ता है, यानी जो कोई भी इस कॉलोनी में आता जाता है वो इसी रास्ते का यूज़ करेगा।
अगर किसी व्यक्ति ने स्नेहांशु के घर पर आकर कत्ल किया होगा उसका, तो वो इसी रास्ते से आया होगा और गया भी होगा। खुशकिस्मती से अच्छेलाल यादव ने अपने घर के बाहर इसी रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था, जिसमें आने जाने वाले लोग रिकॉर्ड होते थे। पुलिस को जब ये कॉल आया और ऐसी ऐसी बातें हुई तो इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है। पुलिस ने वो फुटेजेस मंगवाए, टाइमिंग के अनुसार इन्हें देखना शुरू किया गया। इसके कई कई घंटों के आगे पीछे के फुटेजेस भी देखे जाते हैं। इस वक्त अच्छेलाल यादव भी, जो कि पूर्व प्रधान थे, ये भी पुलिस के साथ बैठकर फुटेजेस देख रहे थे। जो भी कैमरे में दिखता ये इसकी पहचान करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कोई अनजान होता तो पुलिस उसको नोट करती, फोटोज लेती, जिससे आगे ढूंढकर पूछताछ करेंगे। कैमरे में नॉर्मली लोग आ जा रहे थे, लेकिन तभी उसमें एक महिला भी गुजरती हुई नजर आती हैं। पुलिस का ध्यान इन पर इसलिए गया क्योंकि इस महिला ने मास्क लगाया हुआ था और जब ये कैमरे के पास से गुजरी तो ये अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी। कोविड के टाइम लोग मास्क लगाकर घूमते थे, उसमें कोई अजीब बात या बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन आज 2024 में कोविड के बहुत कम केसेस हैं और लोग भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बैग जैसा भी कुछ लिया था। पुलिस को अपनी तफ्तीश में इतना तो समझ में आ गया था कि जो कोई भी कातिल है वो जरूर घर से जुड़ा हुआ है, घर के कोई अंदर का है। इसलिए अब जो सस्पेक्ट मिली उसकी पहचान करने के लिए स्नेहांशु के माता पिता यानी पंकज शर्मा और शांता शर्मा को बुलाया गया। शांता को महिला की फुटेज दिखाकर पूछते हैं। चूंकि उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था तो शांता उसे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी, इसने मना कर दिया पहचानने से। फिर पंकज को बुलाकर फुटेज दिखाया गया। ये उस महिला को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं। फिर ये उसके चलने के स्टाइल और कपड़ों वगैरह से पहचान गए। इन्होंने नाम बताया, इफ़्फ़त परवीन। कहीं कहीं पर इशरत परवीन नाम है। ये महिला पंकज की वाइफ यानी शांता की दोस्त है। यहाँ से पुलिस को पंकज पर शक होता है कि कहीं इफ़्फ़त से इसका कुछ चल तो नहीं रहा, इसीलिए इफ़्फ़त ने इसके बच्चे को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने अब पंकज की, इसकी वाइफ शांता की और इफ़्फ़त की CDR डेटा निकलवाती है। इसमें एक हैरान करने वाली चीज़ समझ में आई। ये मिला कि पंकज ने ना के बराबर इफ़्फ़त से बात की थी। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड में भी ऐसा ही कुछ मिला। वहीं जब शांता की CDR रिपोर्ट आई तो उसमें हैरान करने वाली चीज़ें मिलती हैं। शांता की इफ़्फ़त के साथ घंटों घंटों के कॉल रिकॉर्ड मिले। इनमें काफ़ी देर तक बातें होती थीं, रात रात भर ये बात करती। अब पुलिस इफ़्फ़त और शांता का व्हाट्सएप चैट निकलवाती है। इन दोनों महिलाओं की चैटिंग ऐसी थी जैसे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हों। इसके साथ साथ इन दोनों की कुछ आपत्तिजनक फोटोज भी मिली, जिन्हें इन्होंने व्हाट्सएप पर शेयर किए थे। वैसे इफ़्फ़त का घर शांता के घर से करीब 25 किलोमीटर दूर वाटगंज नामक इलाके में था। एक और चीज पुलिस को मिली कि इफ़्फ़त परवीन ने अपना फोन कत्ल वाले दिन 2 बजे के आसपास स्विच ऑफ कर दिया था, फिर रात के 8 बजे वापस ऑन किया। इसी बीच ये कैमरे में कोन्नगर के कॉलोनी में आते जाते दिखती है। यानी अपने घर से इतनी दूर आई तो फिर फोन अपना स्विच ऑफ क्यों किया? इसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले और ऑन होने के बाद वाटगंज में ही था। यानी इसने अपना फोन अपने घर पर ही छोड़ा हुआ था। आमतौर पर जब भी कोई बाहर जाता है तो साथ में फोन लेकर जाता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट कर सकें सेफ्टी के लिए। यही कारण था कि पुलिस को शुरुआत में इसकी लोकेशन कोन्नगर में नहीं मिली थी, जब इन्होंने शर्मा परिवार के जानने वालों की लोकेशन निकाली। अब इसके बाद 20 फरवरी के दिन पुलिस की एक टीम वाटगंज जाती है। वहां से इफ़्फ़त परवीन को उठाया जाता है। इसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ किया गया। ये पुलिस से डर गई और स्वीकार कर लिया कि इसने ही उस 10 साल के बच्चे स्नेहांशु का कत्ल किया था। और ये अकेले नहीं थी कत्ल करने वाली, बल्कि उसकी मां शांता शर्मा ने मिलकर बेटे का कत्ल किया था। इसके बाद पुलिस ने इसी दिन कोन्नगर से शांता को भी उठा लिया। पहले तो ये मना करती है, फिर जब इसका सामना इफ़्फ़त से हुआ तो इसने भी स्वीकार कर लिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि इफ़्फ़त परवीन और शांता शर्मा दोनों एक दूसरे के प्यार में थीं, प्यार करती थीं। ये समलैंगिक संबंध में थे और ये चीज़ इनका शादी से पहले से था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये 2008 में एक दूसरे से मिली थीं। 2012 में शांता की शादी पंकज से होती है, फिर 2014 में इनका बेटा भी हुआ। वहीं 2018 में इफ़्फ़त परवीन की भी शादी हो गई वाटगंज में, लेकिन ये अपने पति से अलग रहती थी उसी वाटगंज में। इन सारी चीज़ों के बावजूद शांता और इफ़्फ़त का रिश्ता बना रहता है। दोनों घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करती, वीडियो कॉल्स करती, एक दूसरे को फोटोज़ भेजती, एक दूसरे के घर पर भी जाती। ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। किसी बाहरी को शक नहीं था कि इनमें कुछ ऐसा समलैंगिक संबंध है। वो सोचते थे कि ये सहेलियां हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के इतना करीब हैं। अच्छा, कभी कभी शांता दोपहर में दुकान से घर पर भी आती थी लंच वगैरह करने के लिए। कत्ल वाले दिन से कुछ दिन पहले दोपहर में शांता और इफ़्फ़त दोनों शांता के घर पर मिलती हैं। ये एक दूसरे के प्यार में शायद भूल गईं कि 2 बजे शांता का बेटा स्नेहांशु घर पर आएगा स्कूल से, और ये दरवाज़ा बंद करना भी भूल जाती हैं। अब 2 बजे के आसपास बच्चा घर पर आता है। ये अपनी माँ को ढूंढते हुए बेडरूम में गया
वहाँ पे शांता और इफ़्फ़त अनैतिक अवस्था में थीं, कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में थीं। इस 10 साल के बच्चे ने उन्हें उस हालत में देख लिया जिसमें नहीं देखना चाहिए था। ये दोनों भी बच्चे को देखकर घबरा जाती हैं। अब इसके बाद से घर की परिस्थिति कुछ अजीब हो गई। शांता शर्म के मारे अपने बेटे से नजर नहीं मिला पा रही थी। बेटा भी अपनी माँ से थोड़ी दूरी बना के रखता, ठीक से बात नहीं करता, गुमसुम सा रहने लगा। इससे शांता और इफ़्फ़त को लगा कि कहीं ये किसी को बता न दे कुछ। इससे पहले कि स्नेहांशु अपने पिता से या किसी और को कुछ बताए, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। वैसे स्नेहांशु इफ़्फ़त को मौसी कहता था क्योंकि ये इसे अपनी माँ का बहन समझता। अब इसकी माँ शांता और मुंह बोली मौसी इफ़्फ़त इसके कत्ल का प्लान बनाती हैं, साजिश रचती हैं। 16 फरवरी के दिन दोपहर में इफ़्फ़त घर पर आती है। शांता भी लंच के बहाने घर पर आई। 2 बजे छुट्टी होने के बाद स्नेहांशु भी घर पर आता है। जैसे ही ये घर पर आया, माँ ने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया ताकि घर के बाहर बच्चे की आवाज़ न जाए। फिर दोनों महिलाएं बच्चे को दीवार पर जोर से मारती हैं, फिर इसके सर को टेबल के कोने से मारती हैं। जैसा कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमरे में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। इफ़्फ़त ने वही मूर्ति उठाई और स्नेहांशु के सर पर जोर से मार दिया। बच्चा जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद माँ शांता किचन में गई और वहां से चाकू लेकर आई, फिर बेटे पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इसके दोनों हाथों की नसें काटती है ताकि रक्त तेजी से प्रवाहित हो और इसकी मृत्यु हो जाए। सारी चीजें करने के बाद ये दोनों वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगीं, वेट करने लगीं कि कब बच्चे की मृत्यु हो जाए। कुछ घंटे ये लोग यहाँ पर रहते हैं, खुद को साफ सुथरा करते हैं। इसके बाद शांता अपने दुकान पर वापस चली गई जहाँ पर ये हेल्पर थी। वहीं इफ़्फ़त भी अपने घर के लिए निकल गई। सीसीटीवी में इफ़्फ़त दिखी थी लेकिन शांता नहीं दिखी थी। इसकी वजह यह थी कि शांता छोटी मोटी गलियों से होते हुए अपने दुकान पर चली गई थी। वहाँ पर कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगा था। वहीं चूंकि इफ़्फ़त को दूर जाना था तो इसे बस लेना पड़ता, इसलिए इसे मेन रोड पर जाना पड़ेगा। और जिधर कैमरा लगा हुआ था वही इकलौता रास्ता था मेन रोड तक जाने का। इसीलिए इफ़्फ़त कैमरे में कैद हो गई। पुलिस खुद भी नहीं समझ पाई कि जो माँ अपने बेटे के लिए ऐसे रो रही है, चीख चिल्ला रही है, वही अंत में कातिल निकलेगी। और तो और कत्ल की वजह भी ऐसी जो सोच के परे है। स्नेहांशु के पिता पंकज शर्मा से जब पुलिस ने आगे बातचीत किया तो मिला कि कहीं ना कहीं इनको भी शक था कि इनकी बीवी का इसकी दोस्त से कुछ ना कुछ संबंध चल रहा है, मगर इस समाज के डर से कुछ खास करते नहीं हैं क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था, लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए थे, पति पत्नी के रिश्ते ठीक ठाक थे, जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। पर पंकज ने यहाँ तक नहीं सोचा था कि उसी रिश्ते की वजह से अपने बच्चे को गंवाना पड़ेगा। इनका कहना है कि इनके बच्चे के कातिलों को फांसी होनी चाहिए। पुलिस को शांता और इफ़्फ़त के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे टेक्निकल एविडेंसेस भी हैं। ये लोग अरेस्ट भी हो चुकी हैं, इन्होंने गुनाह भी स्वीकार कर लिया है। श्रीरामपुर सब डिविजनल कोर्ट इन्हें 9 दिनों की जुडिशियल कस्टडी देती है। जब ये कोर्ट गई तो उनकी तरफ से कोई भी लॉयर नहीं आया था। फिलहाल ये केस अदालत में चल रहा है। तो कहानी को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।